हेलो दोस्तों, जोश मेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज़ में 185 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लास्ट के 15 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे और दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा पेपर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा रहा होगा। दोस्तों, हमने जितने क्वेश्चन किए हैं शायद हमने इसमें 180 प्लस क्वेश्चन जो हैं वो अटेंड किए हैं। इसके अलावा आप अगर अन्य क्वेश्चन के अन्य जो अभ्यर्थी थे उन्होंने इनके आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखे हुए हैं। तो आप सारी वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आंसर कुछ देख सकते हैं। वहाँ पर जो क्वेश्चन नहीं बताए गए थे उनके आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी हमने 180 या 185 क्वेश्चंस कवर किए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनमें कम से कम 90% एक्यूरेसी इनमें ज़रूर होगी। ये मेरा पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, आपके जितने नंबर आ रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम इसके बाद इस पर एक कट ऑफ वीडियो जारी करेंगे कि आप कितना कट ऑफ इसमें जा सकता है। तो दोस्तों, प्लीज़ इस काम में हमारी हेल्प कीजिएगा। अपने नंबर पूरे जोड़ के चारों जितनी भी वीडियोस हमने इस सीरीज़ में डाली हैं उनको देख के अपने नंबर जोड़ के उसके बाद हमको अपने आंसर जो अब जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं उनको बिल्कुल सही सही कमेंट करिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो पर। 186 क्वेश्चन नंबर जो हमने लेना है आज। निम्नलिखित में से मौर्य प्रशासन में सन्निदाता किस विभाग का प्रभारी था? तो दोस्तों, मौर्य काल से जो ये विभाग हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर जो सन्निदाता था वो ऑप्शन बी यानी कोषागार का प्रमुख था। भंडार का जो प्रमुख होता था वो भंडारिक कहलाता था। तो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 187 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ था जो कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम में प्रसन्नता का अनुभव करता था? तो सीधा सीधा ये है कि कविराज या कवियों के शासक के नाम से कौन शासक फेमस था? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें ही ये बात लिखी हुई है कि उसको कवियों का शासक। तो दोस्तों, जो ये प्रयाग प्रशस्ति है उसका लेखक था हरिसेन और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 188 की तरफ चलते हैं। स्तूप जहां बुद्ध अथवा उनके मुख्य शिष्यों के शारीरिक कायिक अवशेष रखे जाते थे जाना जाता था। तो आप जानते होंगे कि जो स्तूप हैं वो कई टाइप के होते हैं। किसी किसी स्तूप में जो हैं वो बुद्ध और उनके शिष्यों के शरीर रखे जाते हैं। कहीं कहीं पर बुद्ध की चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे कि उनका जो कमंडल था या उनके जो अलग अन्य अन्य चीज़ें थी उनको रख के स्तूप बनाए जाते हैं। तीसरे स्तूप जो होते हैं वो किसी उनकी याद में, जैसे कोई मनौती पूरी हुई तो उस कंडीशन पर कोई स्तूप। या चौथा ये होता था कि जहाँ पर उन्होंने, जैसे कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ या जहाँ पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ, जहाँ पर उनका जन्म हुआ वहाँ पर भी स्तूप बनाने की जैसे ये प्रथा थी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, उस समय 8 स्तूप बने थे अलग अलग जगहों पर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी शरीरिका या शारीरिका उसको हम कहते हैं। तो शारीरिका में क्या होता था, उनके शिष्य और उनका जो शारीरिक चीज़ें रखी जाती थी या अवशेष रखे जाते थे और वहाँ पर जो स्तूप बनता था उसको हम शरीरिका कहते थे। क्वेश्चन नंबर 189 है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो दोस्तों, आप जानते होंगे कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है और कुषाण वंश के आने तक ही महायान जो था वो काफ़ी प्रचलित हो गया है। तो आपने ये भी जाना होगा कि यहाँ पर जो कला शैली दो फेमस होती है, एक तो मथुरा और दूसरी गांधार। तो ये जो कनिष्क हैं वो सीधे गांधार कला शैली से रिलेटेड हैं और गांधार कला शैली में ये जो होता है बुद्ध को एक देवता वाला रूप दिया जाता है जो कि महायान का एक प्रकार था। महायान का मतलब कि महायान का उद्देश्य जो होता था या जो इनकी विशेषता होती थी वो ये होती थी कि बुद्ध को देवता की तरह मानना। क्वेश्चन नंबर 190 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर गुप्त शासक दिए हुए हैं और सामने उनकी पत्नियों के नाम लिखे हुए हैं। हमें बताना है कि कौन किससे रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। तो चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी उनका नाम था कुमार देवी। बी की तरफ चलते हैं समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्त देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पत्नी थी उनका नाम था कुबेर नागा। और डी कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त का बचता है अनंत देवी। तो यहाँ पर अगर हम मिलाएंगे ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, तो यहाँ पर 3 1 2 4 यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 191 की तरफ चलते हैं। 2 कथन और कारण दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये सही हैं या नहीं हैं और इनमें से चयन करना है। तो कथन ए है, फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के समय भारत आया था, और कारण है उसने चंद्रगुप्त द्वितीय को यानी विक्रमादित्य को अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करते हुए वर्णन किया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सच बात है कि फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था, लेकिन दोस्तों उसने चंद्रगुप्त द्वितीय का कोई जिक्र यहाँ पर नहीं किया हुआ है। उसने पाटलिपुत्र में वो जरूर गया था, लेकिन ये बिल्कुल एक बात है कि उसने चंद्रगुप्त द्वितीय का कोई जिक्र नहीं किया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होना चाहिए था वो होना था ऑप्शन सी यानी ए सही है, किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 192 में चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रेम गाथा को श्रीहर्ष ने अपनी कृति नैषधीय चरित्र में वर्णन किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मुझे कोई आंसर नहीं मैं बता पाऊंगा आपको। अगर आपको इसका सही आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 193 की तरफ चलते हैं। निम्न में से असत्य कथन चुनिए। तो ये काफ़ी गौर करने वाली बात है कि हमको यहाँ पर असत्य कथन चुनना है, ना कि सत्य। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, ये तो बिल्कुल सत्य है। तो सत्य है तो ये हमको चुनना नहीं है। कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो दोनों ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है, तो ये बिल्कुल असत्य नहीं है। तो डी जो है वो असत्य है कि इनमें से कोई भी सही नहीं है, ये असत्य है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 194 की तरफ चलते हैं। नचिकेता की कहानी है। तो यह नचिकेता की कहानी, या हम इसको दूसरा जो नाम बोलते हैं वो बोलते हैं यम नचिकेता संवाद, किसमें है? तो यम नचिकेता जो संवाद है वो है कठोपनिषद में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होना था, कठोपनिषद में ये कहानी है। क्वेश्चन नंबर 195 की तरफ चलते हैं। जमोरिन था। तो दोस्तों जमोरिन एक कौन था? जमोरिन केरल का एक राजा था, केरल के स्पेशली कालीकट का राजा था। जब वास्को डी गामा भारत आया था तो ये सबसे पहले कालीकट के बंदरगाह पर उतरा और जमोरिन ने इसका स्वागत शुरू में किया था, भले ही वो बाद में उसका विरोधी हो गया था। तो इसलिए यहाँ से हमको पता चलता है कि जो जमोरिन है वो कालीकट का शासक था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 196 की तरफ चलते हैं। निम्न में से यज्ञों और उनके आयोजकों के कुमेलित युग्म को चुनिए। तो कुमेलित युग्म का अर्थ हो गया दोस्तों कि जो यहाँ पर इनसे रिलेटेड नहीं करता है। तो ए है वाजपेय जो कि कराता था सम्राट, बी है अश्वमेघ जो कि कराता था स्वराट, सी पुरुषमेघ जो कि कराता था विराट, और डी है सर्वमेघ जो कि कराता था एकराट। तो हमको ये बताना है कि कौन सा युग्म गलत है, यानी जो राजा इसके यज्ञ को नहीं करवाता था। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा सर्वमेघ। सर्वमेघ को एकराट नहीं करवाता था, जबकि इसको कराता था सर्वराट, या जिसको हम बोलते थे भोज। तो दोस्तों इस पर मैं एक डिटेल वीडियो डाल दूंगा कि यहाँ पर कैसे कैसे कौन शासक किसको करवाता था। इसको आप चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 197 की तरफ चलते हैं। रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्री में सम्मिलित हैं। ए धान की भूसी, खिलौने और विशाल स्नानागार, बी तांबे की कुलाड़ी, मनके और मिट्टी के बर्तन, सी मनके, खिलौने और धान की भूसी, और डी पुरानी तांबे की कुलाड़ी, धान की भूसी और खिलौने। तो रंगपुर एक गुजरात में स्थल है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, यहाँ पर सही होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 198 की तरफ। वैपुल्य सूत्र संबंधित है जैनों से, हिंदुओं से, बौद्धों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बौद्धों से, यानी वैपुल्य सूत्र जो है वो महायान का एक पार्ट है, तो इसलिए ये बौद्धों से रिलेटेड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 199 की तरफ चलते हैं। आंध्र और शिशुनाग वंशों के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलती है। तो आप जानते होंगे कि पुराणों से भी हमें कई राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंध्र हैं, आंध्र को थोड़ा सा यहाँ पर घुमा कर दे रखा है। इसको हम शुद्ध रूप से सातवाहनों के नाम से जानते हैं, इनको आंध्र भी कहा गया है। तो सातवाहनों और शिशुनाग वंशों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किस पुराण से मिलती है, हमें ये बताना था। ऑप्शन ए है विष्णु पुराण, बी है मत्स्य पुराण, सी है अग्नि पुराण, और डी है वायु पुराण। तो यहाँ पर मत्स्य पुराण बिल्कुल सही ऑप्शन था, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। और आज ये पूरे पेपर का अंतिम प्रश्न लेते हैं। नासिक गुफा अभिलेख शिलालेख किसके द्वारा जारी किया गया था? तो नासिक जो गुफा शिलालेख है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी से रिलेटेड है दोस्तों, लेकिन ये हुआ है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के समय पे, और इसको जिसने जारी किया है वो है गौतमी बालश्री। तो यहाँ पर जो सही आंसर था वो था आंसर
ए। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। ये सीरीज़ यहाँ पर ही समाप्त होती है। दोस्तों इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको पहले भी बताई थी और अब भी बता रहा हूँ कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसको कॉन्सेप्ट टॉक और इसके साथ साथ एनसीईआरटी सीरीज़ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करवाऊँगा कि एनसीईआरटी के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस प्रोवाइड कराऊँगा, और ये वीडियोस आपके यूपीएससी के, इसके अलावा नेट जेआरएफ के, और इसके अलावा दोस्तों जैसे आप जैसे पीजीटी और टीजीटी का पेपर देते हैं, इसके अलावा जितने भी पेपर हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं सब में काम आएगी। दोस्तों एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से होती है और बहुत अच्छे तरीके से होती हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। क्लास 6 या 7th की शायद वो 7th की बुक रही होगी, उसमें मैंने एक चित्र देखा था दोस्तों। वहाँ पर क्या था, एक नाव का वर्णन किया गया था और नीचे लिखा गया था कि सीरत ए फिरोज शाही में वर्णित। तो दोस्तों दरअसल बात यह है कि जब फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि अशोक के जो दो स्तंभ थे उनको वो, जैसे एक दिल्ली टोपरा और दूसरा दिल्ली मेरठ का जो ये था उसका स्तंभ लेख, उसको उन्होंने दिल्ली में स्थापित किया था। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का बन जाता है कि फिरोज शाह जो तुगलक था उसके स्तंभों को ले जाने की जानकारी किन पुस्तकों में है। तो इसका तो जो सही आंसर है वो है, एक तो तारीख ए फिरोज शाही जो कि अफीक की है, और दूसरा है सीरत ए फिरोज शाही जिसके राइटर अज्ञात हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये क्लास 7th की बुक में इसका आंसर मिलेगा। और इसके अलावा इससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार हायर लेवल के बुक में नहीं मिलता, वो ये था कि किस पुस्तक में फिरोज शाह तुगलक के अशोक के स्तंभों को ले जाने का चित्रमय वर्णन है। तो जो चित्रमय वर्णन है वो केवल सीरत ए फिरोज शाही में है, और अगर आप डीप से पढ़ेंगे तो ये एनसीईआरटी में आपको क्लास 7th में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग कई बार शायद नेट में भी पूछा गया हो या यूपीएससी में भी आया हो। पीजीटी के हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सोचिए क्लास 7th का एक क्वेश्चन इतने डीप लेवल पे जा रहा है। तो एनसीईआरटी में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं दोस्तों जो हम बड़े बड़े लेवल तक भी नहीं जान सकते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी में शुरू करने वाला हूँ बहुत डीप कॉन्सेप्ट के साथ। वहाँ पर मैं केवल एनसीईआरटी के साथ साथ आपको उसके इतर भी काफ़ी सारी नॉलेज दूंगा। वहाँ पर हम काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। अपने दोस्तों से भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब या शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और अपने नंबर ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों, ताकि हम एक कट ऑफ का आकलन कर सके। धन्यवाद।